Welcome back. In this particular video, we are going to analyze and discuss solution of sample paper of IB class 12 recently released by CBSE for term 2 this year 2022. Namaste everyone, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you really like this video or you find it useful for you, then please don't forget to like and share it as well. Well, as you can see right now in your screen, this is my sample paper. But मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम इस सैम्पल पेपर के साथ में जो मार्किंग स्कीम है या सीबीएसई ने जो इसके आंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, दोनों को पैरेलली हम डिस्कस करते चलें और उसके साथ में और इसमें और बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं यदि हम उनको भी डिस्कस करें, तो आई गेस वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा इस सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने का. सो मैं इस क्वेश्चन पेपर के साथ सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को भी डिस्प्ले कर देता हूं. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी राइट नाउ कि एक तरफ मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्प्ले कर दिया है लेफ्ट हैंड पे, और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है मार्किंग स्कीम, वो राइट साइड पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है. सो अब हम एक एक करके इनके सारे एक क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं विद आंसर्स. तो सबसे पहले तो यदि मैं इस क्वेश्चन पेपर को देखूं तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. पहली तो बात तो ये कि 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और टोटल 2 आवर्स का टाइम है. और जो जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यू कैन सी दैट कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी. सेक्शन ए जो है 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है. सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस हैं 8 to 10 जो 3 मार्क्स के हैं, और सेक्शन सी जो है वो रहेगा 3 क्वेश्चन का 11 to 13 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं. और इसमें एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है दैट इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8 एंड 12. मतलब देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइसेस और यू कैन से द इंटरनल चॉइसेस. तो चलिए ये तो बात हुई इंस्ट्रक्शन की, तो हमें समझ में आ गई है बात की 3 सेक्शंस जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चंस, देन मीडियम साइज. हालांकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 1-1 मार्क्स के हैं जो इंडिविजुअली कंसिस्ट करते हैं एक क्वेश्चन को 4 नंबर बनाकर. तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को अब डिस्कस करना शुरू करते हैं. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट अमन, अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, हैज बीन असाइन्ड a task to design few web pages for a bookshop. Help Aman in deciding out of static web page and dynamic web page. What kind of web page should be designed by clearly differentiating between static and dynamic web pages on at least 2 points. In the sense question number 1 में ये कहना चाह रहा है कि अमन है, फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर है, उसको एक बुक शॉप के लिए वेबसाइट रेडी करनी है, तो उसमें किस तरह का वेब पेज उसे बनाना चाहिए, स्टैटिक वेब पेज या डायनेमिक वेब पेज. और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी आप इसे समझाने की कोशिश करें. तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं. तो पहला तो हो गया स्टैटिक एंड डायनेमिक का बीच का डिफरेंस. द सेकंड इज सेइंग दैट प्रियंका, बिगनर इन आईटी फील्ड, हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग वेब टेक्नोलॉजीज. हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस with the help of a suitable general example. और अगेन ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये इंटरनेट एंड वेब से हैं. ऑब्वियसली यूनिट नंबर 3 दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क. राइट नाउ पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे मार्किंग स्क्रीन एज आई सेड ओपन की हुई है. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सीबीएसई ने आंसर प्रोवाइड किया है अगर आप उसे देखें तो इट इज क्लियरली सेइंग दैट स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं बेसिकली स्टैटिक इन द सेंस जिनका जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है नेचर में, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे रहा है कि एट रन टाइम, इन द सेंस आपने एक वेब पेज बनाया जो स्टैटिक है, मतलब उसका जो कंटेंट है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है जब आप उसे ओपन करते हैं लाइव अपने ब्राउजर पे. डायनेमिक मतलब कि जिसका कंटेंट जो है वो चेंज हो सकता है एट रन टाइम. रन टाइम इन द सेंस जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है और जब आप उसे ओपन करें, ओपन करने के बाद में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू एंटर जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है वो चेंज होता है. जैसे सीबीएसई की वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं और उसमें अगर आपको अपना रिजल्ट देखना हो तो जब आप उसमें रोल नंबर इनपुट करते हैं, सो बेसिस ऑन दैट रोल नंबर जो रिजल्ट आपका स्क्रीन में आता है दैट इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज. So that kind of web page is basically known as what your dynamic web page, because अगर आप कोई दूसरा रोल नंबर डालेंगे तो उसका कंटेंट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली फॉर्मेट सेम हो सकता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट हियर.
कई दफ़ा कंटेंट में भी डिफरेंस आ सकता है। नाउ स्टैटिक एज आई सेट कि जिसका डेटा जो होता है फिक्स होता है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं जिनका पर्पज़ ही सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकें, जस्ट एज एन एडवर्टीजमेंट यू कैन से। इसी तरह से तो दूसरा इसमें डिफरेंस है, देखिए डायनेमिक वेबसाइट जो होती है बेसिकली इसमें जो डेटा होता है ऑब्वियसली वो बैक एंड पे होता है, फ्रंट एंड पे हमारा वेब पेज होता है। तो यूज़र कोई भी वैल्यू जब इनपुट करता है तो वो वैल्यू जो इनपुट आपने की वो जाती है हमारे डेटाबेस में। उस डेटाबेस में उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आपने इनपुट की है जो रिजल्ट सेट जनरेट होता है, जो वापस आपके वेब पेज में आके डिस्प्ले होता है। इसका मतलब ये रहता है कि डायनेमिक जो वेब पेजेस होते हैं उनमें डेटाबेस के साथ आपके वेब पेज का जो है इंटरैक्शन हो रहा है। ये बात आपके स्टैटिक वेब पेज में लागू नहीं होती है। वहाँ पर सीधे सीधे आप ये कहते हैं कि प्लेन हमने HTML में या पैराग्राफ के फॉर्म में वैल्यू इंफॉर्मेशंस को क्या कर दिया, अपनी वेब पेज में डिस्प्ले कर दिया ना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इसके पहले ऑब्वियसली टर्म 1 के पहले भी फाइंड द डिफरेंस IP क्लास 12 के लिए और कंप्यूटर साइंस 12 के लिए एक वीडियो डेवलप किया था। वहां पर भी मैंने इस स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज के डिफरेंस को बताया है। सो एज यू कैन सी राइट नाउ एट योर स्क्रीन, दैट वाज द एक्चुअली पेज जब हमने डिफरेंसेस की बात की थी। यहाँ पर अगर आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो ऑब्वियसली आपके टर्म 2 में काम आने वाले हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक आपके साथ अभी शेयर कर दिया है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर इस वीडियो को जाके आप पूरे डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और कमिंग टाइम में डेफिनेटली हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। So as you can see right now in your screen, this is the difference between static and dynamic web page. Now here जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि the content is save for all visitors, और यहाँ पे हमने बोला कि different visitors के लिए different content display हो सकता है dynamic web page में, that can also be one difference. Obviously static web page जो होता है वो HTML कोड को ही कंसीडर करता है, उसी से मिलकर बनता है, जबकि डायनेमिक वेब पेजेस में प्रोग्रामिंग हो सकती है, जावास्क्रिप्ट यूज हो सकता है, PHP यूज हो सकता है, HTML तो ऑब्वियसली रहते ही है, CSS भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंक्लूड हम कर सकते हैं। सिमिलरली स्टैटिक का जो कंटेंट होता है वो बहुत रेयरली अपडेट होता है, जबकि डायनेमिक वेब पेज का जो कंटेंट होता है दैट इज अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी में एक पॉइंट इसने ये भी बोला था कि अगर आपको बुक शॉप के लिए वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो उसका जो वेब पेज होना चाहिए ऑब्वियसली इट शुड बी डायनेमिक इन नेचर, बिकॉज बुक शॉप की वेबसाइट होगी, वहां पर यूजर जाके अगर कोई बुक का नाम डाले तो उस बुक नेम के अकॉर्डिंग उस पूरी बुक्स की डिटेल सपोज आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। इसी तरह से हो सकता है वो परचेज और सेल का भी वर्क यहाँ पे करना चाहे, तो ऑब्वियसली वहां पर डायनेमिक वेब पेजेस बनाने की हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। Obviously, when you look at the marking scheme or the answer of this CBS, that is clearly saying that the difference between website and web page is that the website is collection of different web pages containing information on a particular topic. Obviously, हम सब जानते हैं कि वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है जो एक कंप्लीट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेब पेज जो होता है एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज वी कैन से दैट पेज इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज ए डॉक्यूमेंट। सो इस डॉक्यूमेंट में जो होता है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ए वेबसाइट फर्स्ट, एंड द सेकेंड यू कैन से कि वो डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट और शेप्स वगैरह को यूज करते हुए बन सकता है। एग्जाम्पल पे यहाँ पे इसने बुक का एग्जाम्पल लिया कि एक कंप्लीट बुक जो है एक वेबसाइट हो गई और उस बुक के सारे पेजेस क्या हो गए, एक वेब पेज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने फाइंड द डिफरेंस का जो आपके साथ अभी वीडियो के बारे में बात किया था, वहां पर भी मैंने इसके डिफरेंस के बारे में चर्चा की थी। मैं एक बार अपनी ओर से उस डिफरेंसेस को भी आपको प्रेजेंट कर देता हूं, सो दैट आपको एक थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक यू कैन सी यहाँ पर मैंने ये बताया, तो आप इन्हें भी अपने जहन पे रख सकते हैं। सो वेबसाइट यू नो दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जहाँ पे सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का। एंड वेबसाइट में एक खास बात ये रहती है कि इसका जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, विच वी से दैट वेबसाइट एड्रेस और URL, वो इंडिपेंडेंट होता है वेब पेज के एड्रेस से, जबकि वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट के एड्रेस पे। लाइक www.xyz.com इज वेबसाइट एड्रेस, तो www.xyz.com/page1.htm, तो जो पेज 1 वेब पेज हुआ वो डिपेंड कर गया हमारी वेबसाइट के एड्रेस के ऊपर में। वेबसाइट ऑब्वियसली चूंकि बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनेगा, तो वेब पेज में बनाने में कम टाइम लगता है और वेबसाइट बनाने में ऑब्वियसली हमें ज्यादा टाइम लगता है। तो ये डिफरेंस भी हम यहाँ पर
कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट आई एम ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल created on user's computer contain small piece of data like a username, password, user's browsing history as well as preferences. Next point is saying that I may help to improve users web browsing experience. So it is actually talking about, सबसे पहले तो small text file, दूसरा browsing history को ये contain करता है, username, password को। तो यूजर के वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है हमारे कुकीज की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली इज योर कुकीज, यू कैन सी हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट नेम एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। अब आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर इसने मोजिला, गूगल क्रोम का नाम दिया है, बट इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज को आप कंसीडर कर सकते हैं, ओपेरा को कंसीडर कर सकते हैं, सफारी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जितने भी वेब ब्राउजर्स आप जानते हैं उनमें से जो भी 2 आपको लिखने हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बारे में बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ 1 मार्क, बट इसमें एक जो नाम है वो हाफ मार्क का है। सो आपके पास एक पूरा स्कोप होता है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट की जो मार्किंग स्कीम में आंसर्स दिए हैं वो ही एग्जैक्टली होने चाहिए। यू ऑल नो दिस वेरी वेल। सो आप अपनी कंपोजिंग भी कर सकते हो, बट इट शुड बी रिलेवेंट एंड एक्यूरेट। दैट इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली टू गेट ऑल मार्क्स, आई वुड से। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नाउ हियर इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर MySQL functions. It is simply asking that predict the output. Again, it's very easy, 5 to the power 3, so we all know that it is always 125. Mod 5 3 in the sense 3 1 ja 3, remaining would be your true. So the answer is your 2. हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट पावर इज बेसिकली यूज टू फाइंड द एक्सपोनेंशियल वैल्यू, और यू कैन से कि जैसे आप इस आंसर में देखें, CBSE प्रोवाइडेड रिटर्न द वैल्यू ऑफ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर, एंड मॉड इज बेसिकली टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाई अनदर नंबर। तो आई होप कि इसमें हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है डिस्कशन का, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली easy to understood. Next question is saying that Navya has just created a website for her company and now need to host it. Briefly discuss the role of a web server in hosting a website. So जब ये बात कर रहा है वेब सर्वर की, तो इसमें आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इट इज़ बेसिकली यूज फॉर होस्टिंग, राइट। होस्टिंग का मतलब ये रहता है, वी ऑल नो दैट वेबसाइट मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, और इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की। और जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं मतलब वहाँ पर एक होता है आपका क्लाइंट और एक होता है आपका सर्वर। तो जो सर्वर होता है जहाँ पर कि आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट रिसाइड करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर वेब सर्वर। और जब आप अपने कंप्यूटर में या जो कोई यूजर अपने कंप्यूटर में उस वेबसाइट को ओपन करता है तो वो डेटा या वो कंटेंट इस सर्वर से आपके इस वेब ब्राउजर, आई मीन क्लाइंट के वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। सो नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दिस वेब सर्वर विच एक्चुअली provides the content of website to the user। ये मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया, and you can see here the answer is written that it's a centralized computer system। obviously क्योंकि अगर आपकी कोई वेबसाइट है www.xyz.com, so obviously हमने इसको यहाँ पे डाला और पूरी दुनिया यहाँ से उस xyz.com को एक्सेस कर रही है। दैट्स वाई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, जिसका काम है वेबसाइट को रन करना। And it has a computer program that distribute web pages as they are requisitioned. The basic role of web server is to obviously store, process and deliver the web pages. This is what the fundamental. So let's move to the next question again. Again यहाँ पर ये हमारे पास MySQL के mathematical functions हैं, round and round 9.8. Now here it is very good question actually is नाउ राउंड फंक्शन जो होता है वो नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए रहता है, जिसमें हम नंबर और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आपको इसे राउंड ऑफ करना है वो बताना होता है। नाउ यहाँ पे 8.72 लिखा है प्लस कॉमा लगा के 3 है, मतलब 3 डिजिट, मतलब अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 3 की डिमांड कर रहा है। सो ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर होगा 7 के साथ एक और ऐड करके 3 डिजिट्स का चूंकि इसने बोला है इसलिए ये 8.720 हो जाएगा, एज यू कैन सी इन आंसर ऑल्सो। और यहाँ पर चूंकि 9.8 है
सो चूंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई भी हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को मेंशन नहीं किया तो 0 होगा, जिसका मतलब ये होल नंबर में इसे कन्वर्ट करेगा और इट विल बिकम 10. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस. The next question is asking that Aryan, a database administrator, has grouped record of a table with the help of group by clause. Now he needs to further filter group of records generated through group by clause, suggest suitable clause for it and properly explain it uses with the help of an example. हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड की समरी जनरेट करना चाहता है किसी टेबल से. अब ग्रुप बाय क्लॉज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट्स में से भी कुछ डेटा को फिल्टर करना है. तो उस फिल्टर करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? सो फॉर दैट वी यूज व्हाट? हैविंग क्लॉज. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे लर्नर्स के दिमाग में ये आ जाता है या स्टूडेंट के दिमाग में कि भाई वेयर क्लॉज भी तो होता है जिससे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बेसिस पे मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहूँगा. आंसर भी यदि आप देखें अगर इसकी मार्किंग स्कीम की, तो ये हैविंग की बात कर रहा है, which is used to further filter those group of records which will be generated through group of clause. यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया है, मैं इसको एक बार आपको अपनी ओर से समझाने की कोशिश करता हूँ. नाउ सपोज दिस इज माई टेबल. नाउ अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लेट सपोज सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट के बाद यदि मैं यहाँ पे करता हूँ सम, और सम के अंदर अगर मैंने जाके लिखा पे, एंड इसके बाद यदि मैं लिखता हूँ फ्रॉम, लेट सपोज मेरे टेबल का नाम है कोच, राइट. जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस कोस्ट टेबल के इस पे की सारी ही वैल्यूज का ग्रैंड टोटल आपको निकालेगा. सो इट वुड बी, आई थिंक मैं इसे काउंट कर लेता हूँ, आप अपनी ओर से काउंट कर लेंगे. इट वुड बी 2200. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2200. नाउ सपोज दैट यदि मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सम ऑफ पे, एंड इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम कोच, एंड यदि मैं लिख दूं वेयर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पोर्ट जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू, आप ले लीजिए या इन भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर इसे कराटे कर दूं तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले सम करने के ये डेटा फिल्टर करेगा, ये चेक करेगा कि कराटे वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं. सो यहाँ पर इसे मिलेगा कि 3 रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद में इन तीनों का जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है लाइक 100, 200 प्लस 100 will be like the 400. so इसका जो आंसर आएगा दिस will be 400. ध्यान देने वाली बात यह कि जब आप वेयर क्लॉज लेते हैं तो वेयर क्लॉज में पहले डेटा फिल्टर हुआ और उसके बाद में सम अप हुआ. अब यहीं पर अगर मैं इस क्वेश्चन में इसे चेंज कर दूं, सेलेक्ट सम कर दिया मैंने, पे कर दिया, और उसके बाद में मैंने बोला फ्रॉम, यहाँ पे मैंने बोला कोच. नाउ सपोज दैट यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रुप बाई क्लॉज, और ग्रुप बाई मैंने सपोज कर दिया कोच नेम के अकॉर्डिंग, लेट सपोज कोच नेम, या इसे बेटर ये होगा कि हम स्पोर्ट्स ही रख दें, ग्रुप बाई स्पोर्ट. सो इसके बाद आप सेमीकोलन डालें और यहाँ पे लिख दें स्पोर्ट कौन सा है उसे भी आप डिस्प्ले करें, कॉमा लगा के दिस. तो अब क्या होगा, अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये ग्रुपिंग करेगा पहले इनको, तो एक ग्रुप बनेगा हमारे कराटे का, दूसरा ग्रुप बनेगा हमारा स्क्वैश का, तीसरा बनेगा हमारे बास्केटबॉल का, और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एक बन जाएगा स्विमिंग का, और उनका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये ग्रुपिंग हो जाएगी. जैसे मैंने बोला कराटे का 400 होगा, स्क्वैश का इसका ऑब्वियसली 400 प्लस 200 600 होगा, और बाकी को भी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ. सो दिस शुड बी रिजल्ट. अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि जो ग्रुपिंग के बाद टोटल सम आ रहा है जिनकी वैल्यू 500 या उससे कम है, सिर्फ उनको अगर आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर हम वेयर क्लॉज को नहीं लगा सकते, क्योंकि वेयर जो है सम अप करने के पहले के डेटा को फिल्टर करता है. ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे हैविंग, और हैविंग के बाद में हमने बोला कि जो सम आया हमारा टोटल, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है उसको ही आपको डिस्प्ले करना है. तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे स्क्वैश और स्विमिंग दोनों कट हो जाएंगे. आंसर जो आएगा दैट विल बी कराटे एंड बास्केटबॉल. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर अभी हमने देखा इज हैविंग क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Here it is saying that Mr. Som, a HR manager in the multinational company StarX World, has created the following table to store the record of employees. You can see this is the employee table. Employee ID, name, department, date of birth, date of joining is given. He has written following queries. Select max year, date of birth from employee.
हमको इसका आउटपुट निकालना है, प्रेडिक्ट द आउटपुट। सो मैक्स ईयर डेट ऑफ बर्थ, सो ईयर पार्ट, यहाँ पे जो ईयर मेथड है ये हमारे डेट ऑफ बर्थ के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, ईयर पार्ट को 94, 7, 98 एंड सो ऑन। और अगर उसके ईयर पार्ट को आप कंपेयर करें सबसे लार्जेस्ट, सो 2001 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप इसमें तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर 2001 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू 11। सो दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मंथ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो हियर यू कैन सी 11, दिस इज योर 11 एंड इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग नेम है, बिकॉज इट इज सेइंग एम्प्लॉय नेम, वुड बी मेलिंडा। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये जो सेम टेबल है इसी की बेसिस पे यदि आपको डिस्प्ले करना है, इन दोनों में से कोई एक एक्चुअली आपको अटेम्प्ट करना है, आइदर इनका आंसर या फिर इनके लिए आप क्वेरीज लिखें। सो नाउ इट इज सेइंग दैट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ। एल्डेस्ट एम्प्लॉय का नाम, so obviously it should be select the name of employee, you can see here employee name, मैं यहीं पे इसे लिख देता हूँ, ये फील्ड नेम्स है। तो हमने लिया select, हमने बोला employee name, eldest का मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी, पहले का मतलब लोवेस्ट होगी, तो आई वुड राइट मिनिमम। और चूंकि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू इज ईयर पार्ट को हम यहाँ पे चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इसके ब्रैकेट में जाके हम लिख देंगे मिनिमम ईयर एंड देन डेट ऑफ बर्थ, क्लोज करेंगे, फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज योर एम्प्लॉय, आप उसे लिख के सेमीकोलन डालें और एग्जीक्यूट कर दें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर एंड यू कैन सी द आंसर इज गिवन हियर ऑल्सो। सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें इट इज सेइंग दैट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ज्वाइनिंग मंथ इज मे। ज्वाइनिंग मंथ इज मे इन द सेंस डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मंथ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। सो ऑब्वियसली ये मंथ होगा, मंथ DOJ इक्वल टू आप लिख देंगे 5 और चूंकि हमें डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम, सो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है, इट्स सिमिलर टू द सेकेंड वन, सिर्फ यहाँ पे मंथ इक्वल टू हमने 5 कर दिया। The next question is now based on the table given, ये तो हमने कर दिया। सेक्शन B now we are in and यहाँ पर ये अब जो है टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक एक करके MySQL की जितनी कैटेगरीज हैं फंक्शंस की वो सब आपको लर्न करनी है। नाउ यहाँ पर सबसे पहला जो बोल रहा है कि ये तीनों क्वेरीज हैं, इनका आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है। द फर्स्ट फंक्शन इट इज सेइंग दैट INSTR, इन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जो भी गिवन स्ट्रिंग है यहाँ पर और जो यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन होती है या कैरेक्टर मेंशन होता है, उस कौन सी पोजीशन में, वो पहली पोजीशन उसकी कहाँ है, एक्चुअली ये इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है INSTR, जो यहाँ पर आप स्ट्रिंग मेंशन करते हैं या सब स्ट्रिंग मेंशन करते हैं, और वो सिर्फ उसकी फर्स्ट पोजीशन को ही आइडेंटिफाई करेगा। तो बिकॉज यहाँ पे डॉट दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन पे ये डॉट आ रहा है। सो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी 11। सब स्ट्रिंग जो होता है, जो गिवन स्ट्रिंग रहता है, उसमें स्टार्टिंग पोजीशन से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने यहाँ मेंशन होते हैं उतने स्ट्रिंग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो 7th पोजीशन से 4 कैरेक्टर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब तो यहाँ पे ये होगा 1 2 3। रिमेंबर दिस की जो काउंटिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। ये ध्यान रखेंगे MySQL में जब आप स्ट्रिंग फंक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। कई दफ़ा हम जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग को 0 से लेते हैं, उसमें कन्फ्यूजन में 0 से काउंट ना करें, ये ध्यान रखें। सो 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन C है और 4 कैरेक्टर मतलब 1 2 3 एंड 4 CBSE। सो CBSE वुड बी द आंसर। एंड अगला यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेलेक्ट लेफ्ट exam@cbse.nic.in, 5, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को आपको डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली इट वुड बी एग्जाम्स एक्चुअली, सो द आंसर वुड बी एग्जाम। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसी का मतलब चॉइस है जिसमें से दोनों में से कोई एक करना है, तो ऑब्वियसली जो अभी हमने ऊपर दिया उसको क्वेरी अब हमको करना है कि ये आपके पास टेबल है MySQL टेबल होटल के नाम से, ये फील्ड्स दी हुई हैं यूजर आईडी, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर। इन तीनों में से आपको बताना है कि इन तीनों के लिए आपको क्वेरीज लिखनी है, डिजाइन करनी है। पहला बोलता है टू फेच लास्ट 2 कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर आईडी कॉलम। तो यूजर आईडी कॉलम हो गई
और बोल रहा है लास्ट साइड से, मतलब यहाँ से हम मेथड यूज करेंगे राइट का, चूंकि ये टेक्स्ट है, आप देखें ये where और 2 कैरेक्टर्स मतलब (2) और उसके बाद आप लिखेंगे सेलेक्ट और उसके बाद दे देंगे यहाँ पे फ्रॉम माई टेबल नेम विच इज एक्चुअली योर होटल। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। सो जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है वो ये है, एंड यू कैन सी हियर इट इज गिवन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मेथड का नाम भी बताना है, सो राइट मेथड हमने यूज किया। दूसरा बोलता है कि डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम इन लोअर केस। नेम कॉलम का मतलब होगा सेलेक्ट नेम, तो सेलेक्ट हम करेंगे और लोअर केस हम लगा देंगे यहाँ पे, मतलब लोअर केस भी यूज कर सकते हैं और लोअर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल। सो लोअर मेथड इसने इस्तेमाल किया, सेलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम होटल, दैट इज अगेन इजी टू अंडरस्टैंड। एंड थर्ड में बोल रहा है कि डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम सिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिटी कॉमा थर्ड से स्टार्ट करना है और 3 कैरेक्टर्स, तो (3) होटल टेबल से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सब स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग पूरा भी ले सकते हैं और मिड भी यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली हम सब str का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट अपॉन यू कि आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज सजेस्ट सुटेबल एसक्यूएल फंक्शन फॉर द सेम, ऑल्सो राइट द क्वेरी टू अचीव द डिजायर्ड टास्क। हमको एसक्यूएल फंक्शन बताना है इन क्वेश्चंस के लिए। क्या होगा? रीना इज वर्किंग विद फंक्शंस ऑफ माई एसक्यूएल, एक्सप्लेन हर फॉलोइंग। सबसे पहले बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाउ। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। रिमेंबर ऑलवेज देयर इज अ फंक्शन नोन एज व्हाट कर डेट, जिसका इस्तेमाल करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। नाउ जो होता है वो बेसिकली करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाउ मैनी पैरामीटर डज इट एक्सेप्ट, तो नाउ फंक्शन को जब भी आप इस्तेमाल करते हैं इट शुड बी सेलेक्ट देन नाउ ओनली, और उसके बाद में सिर्फ हम ब्लैंक पैरेंथेसिस डालते हैं, इनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। एंड थर्ड इज सेइंग व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट्स रिटर्न टाइप, तो ये डेट मंथ और ईयर तीनों को रिटर्न करता है। सो इट्स बेसिकली यू कैन से कि ये पहले चारों ईयर डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद बीच में डैश होता है, 2 डिजिट्स में मंथ होता है, फिर 2 डिजिट्स में डेट्स होती हैं। ये जनरल फॉर्मेट है, लेकिन अगर इसमें कोई आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना चाहेंगे तो ये चारों को बिना डैश के एक साथ इस तरीके से डिस्प्ले करता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं माई एसक्यूएल में चलता हूं, दिस इज माई एसक्यूएल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट सपोज सेलेक्ट, एंड इसके बाद यदि जैसे मैंने डाला नाउ, नाउ के बाद में मैंने ब्रैकेट डाल के सेमीकोलन डाला, इट इज शोइंग द रिजल्ट लाइक दिस। हालांकि मैंने अपने में सिंटैक्स में मिस्टेक की, मैंने ये HH, MM और SS को मेंशन नहीं किया, आप प्लीज इसे नोट कर लेंगे। एंड यदि मैं इसी कोड में यहाँ पे, अब सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया +10, मैं यहाँ पे, हालांकि ये रिजल्ट कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर मैं प्लस करके सेमीकोलन डालूं देन यू कैन नोटिस कि इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जा रहा है। तो इसी फॉर्मेट की बात इसके आंसर में हो रही है कि जब आप नाउ को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है आइडियली, बट अगर आप किसी तरह से इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, सपोज न्यूमेरिक कॉन्टेक्स्ट में करें, तो ये आंसर इस तरीके से आपको डिस्प्ले होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाइल डीलिंग विद स्ट्रिंग डेट टाइप इन माई एसक्यूएल इट इज ऑफ 3 नंबर। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके सब क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के ही हैं। So while dealing with string data type in MySQL, it is observed that sometimes unnecessary space character comes in between, which hampers the successful execution of a string manipulation module. Name the suitable MySQL functions to remove leading, trailing and both type of space characters from a string. कई बार जब आप string को मैनेज करते हैं MySQL queries में, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे पीछे स्पेसेस आ जाते हैं। जब आप डिस्प्ले करें तो इस तरीके से आ रहा है। तो इन स्पेसेस को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपल इसके लिए एक मेथड होता है ट्रिम, एक होता है ltrim और एक होता है हमारे पास rtrim, RTRIM। मैं फिर से लिख देता हूं, आई नो माई राइटिंग इज वेरी बैड, बट ट्रिम, ltrim एंड rtrim। सो ट्रिम इज बेसिकली अगर आप यूज करें तो ये दोनों स्पेसेस को रिमूव करेगा। लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करना है तो ltrim, राइट साइड के स्पेस को रिमूव करना है तो rtrim इज देयर। और यहाँ पर ये यहाँ पे मेंशन भी है आपके पास में, और यहाँ पर इसका ये सिंटेक्स आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है। इट्स क्वाइट इजी। नाउ वी आर इन सेक्शन सी। सो इसमें देखें कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। फिर से हमारा MySQL का क्वेश्चन है आई थिंक।
सो ये बोल रहा है कि ये स्टॉक टेबल है और इस स्टॉक टेबल के लिए इसने बोला ये टेबल बना हुआ है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी एंड प्राइस। हमको इनके लिए एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। अगेन क्वेरीज की बात हो रही है। डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। एक खास बात आप ध्यान देंगे सैंपल पेपर में, आई गेस जो इसका सिलेबस है वहां पर फंडामेंटल रिवीजन की बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये अज्यूम कर रहा है कि 11th में जो चीजें आपने डिस्कस की हैं, रिवीजन किया था, उन क्वेरीज को भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। हालांकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन की बात हो रही है, बट फिर भी ध्यान रखें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर इन प्राइस मतलब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है और यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करेंगे DESC का। Basis on this you can see in the answer here it is saying that select star from stock, order by price DESC is the answer. To display category and category wise total quantities of products. Now यहाँ पर aggregate function बात कर रहा है total की, तो sum of what my quantity, it should be quantity. It is saying category, so here we will take this category और इसको हम करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद में हम डालेंगे फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, दैट इज माय स्टॉक। और इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगले में ये एवरेज प्राइस की बात कर रहा है, तो सेम इज देयर, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपको एवरेज करना है और फील्ड का नाम यहाँ पे प्राइस हो रहा है। डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज मतलब यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो होगा कैटेगरी हमको लेनी है, ग्रुप बाय भी कैटेगरी से होगा और यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट प्राइस मतलब मैक्स ऑफ योर प्राइस, जहाँ पे टेबल का नाम है हमारा स्टॉक, ग्रुप बाय अगेन होगा मेरा कैटेगरी से। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्रुप बाय, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम और यहाँ पे लिख दीजिए सेलेक्ट, हमारा काम खत्म। तो ये हो गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। सो ये तो हुई बात इस क्वेश्चन की। इसके बाद में फिर ये हमारा क्वेश्चन है, सत्यम या डेटाबेस एनालिस्ट हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। यहाँ फिर से ये टेबल आ गया। इसके लिए इन्होंने एक क्वेरीज लिखी हैं। इन क्वेरीज की बेसिस पे हमें बताना है हेल्प हिम टू प्रेडिक्टिंग द आउटपुट। सो नाउ हम इस क्वेश्चन को देखें। सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स from student where optional equal to IP and stream. So IP optional, stream क्या होना चाहिए हमारा कॉमर्स। सो कॉमर्स, ये कॉमर्स और ये मतलब दो वैल्यू है 95 एंड 98 और ये बोलता है इसका सम। तो 95 प्लस 98 आई गेस 3 एंड 193, तो ये इसका आंसर आ गया। यू कैन सी दिस इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मार्क्स प्लस मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू CS। नाउ ऑप्शनल इक्वल टू CS मतलब ये और ये, तो इन चारों में मैक्सिमम जो है दैट इज योर 99 और मिनिमम जो है दैट इज योर 95, सो इट विड बी 194, सो द आंसर इज 194। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल टू IP। अगेन ये चार ऑप्शंस है, इन चारों का टोटल करेंगे और चारों का टोटल यदि हम निकालें सो इट वुड बी 10, 5, 7 एंड देन 3, 375 by 4, जिसको यदि हम करें तो 9 देन 1 5 12.75, सो द आंसर वुड बी 93.75। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल, ये नल मार्क्स है। स्टूडेंट का नाम है सौरभ जिसमें टोटल कैरेक्टर हैं 3, 4, 5, 6, तो द आंसर वुड बी 6। अगेन इट इज इजी। अगला जो क्वेश्चन है इन दोनों में से कोई एक यदि आपको करना है कि ये जो मेरा टेबल स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया, यदि काउंट स्टार करें तो क्या आंसर आएगा और काउंट मार्क्स करें तो क्या आंसर आएगा। देखिए काउंट मेथड जब करते हैं तो वो इसको इग्नोर करेगा नल को, तो काउंट स्टार का मतलब ऑल दी रिकॉर्ड्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 रिकॉर्ड्स को ये आंसर डिस्प्ले करेगा। और यदि आप केवल मार्क्स को लेंगे तो ऑब्वियसली 99 1, 95 2, 100 3, 98 4, 82 5, 95 अगेन कमिंग, सो ये इग्नोर हो जाएगा। 96 मतलब टोटल 6 को ये आंसर रिटर्न करेगा। So this is how we can get the answer here. The justification is there that
It display total number of rows irrespective of any null value present in any of the column. और सेकंड में 6 बताएगा क्योंकि डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम, टोटल नंबर ऑफ नॉट नल जो रिपीटेड ना हो, राइट। सो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। एंड फाइनली अब आते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में। अनुतुल्य क्रिएशन है। स्टार्टअप फैशन हाउस हैज सेट अप इट्स मेन सेंटर कानपुर फॉर इट्स ड्रेस डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड ड्रेस सप्लाइंग एक्टिविटीज। इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। 4 ब्लॉक्स हैं, आप देखें यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिसमें से ए से डी के बीच का जो, पहले हम इसके कंप्यूटर्स देखें। ए में 20, डी में 80। सो यहाँ पर ए में है 20 कंप्यूटर्स, डी में है 80 कंप्यूटर्स, देन पी में है 15 और एस में है 18। हियर इट इज 15 एंड यहाँ पे एस में 8। नाउ इट इज सेइंग दैट डिस्टेंस ए टू डी 50 मीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर का है। ए से एस का डिस्टेंस 110 मीटर है, आई सॉ दैट। और पी से डी का डिस्टेंस 150 है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 है। और इसी तरह से बाकी सारे डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन ये बोलता है कि आउट ऑफ लेन वैन मैन इनमें से कौन सा नेटवर्क होगा। तो आप देखें यहाँ पर ये सब मीटर्स में है, नॉट किलोमीटर्स। सो सिंपली वी कैन से इट वुड बी लैन। एंड इफ वी इंटरकनेक्ट, तो ये तो हो गया इसका आंसर, क्योंकि डिस्टेंस जो है इनकी काफी कम है। एक ही तकरीबन कैंपस में आप बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे ब्लॉक, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट द टोपोलॉजी विच शुड बी यूज्ड टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद इन कानपुर सेंटर फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। इनका जो केबल लेआउट होगा, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये स्टार टोपोलॉजी होगा। द रीजन इज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे D80 के पास है, तो ये हमारा सर्वर बनेगा। इससे ये कनेक्ट होगा, इससे ये कनेक्ट होगा और इससे ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। सो स्टार टोपोलॉजी फॉलो हो रही है यहाँ पे, प्लस ये डायग्राम तो आप रेडी कर ही सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिपीटर और हब कहाँ लगेंगे। तो देखिए सारे ही ब्लॉक्स में रिपीटर या हब इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि वहां खुद सारे 20 या बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ये जितने भी कंप्यूटर्स लोकल में होंगे ये बीच में हमारे हब के साथ में क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ऑल दी ब्लॉक्स में हमारे ये हब या कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद में बोलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये बात कर रहा है कि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इस्तेमाल होता है आपस में डिस्कशन करने के लिए, प्रोडक्ट डिटेल्स विद द क्लाइंट्स। सो 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात कर रहा है। सो यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर लाइक टीम इज देयर, जूम इज देयर, स्काइप इज देयर, गूगल मीट इज देयर। तो आप इनमें से जिनका भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वी कैन से दिस इज वॉइप एक्चुअली। सो जैसे जियो अगर आप यूज करते हैं या एयरटेल भी यूज करते हैं, दे ऑल आर यूजिंग, व्हाट्सएप में अगर आप कॉलिंग करते हैं, सब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का आजकल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो कम आती है। सो ये तो हुए हमारे आंसर्स इस पूरे क्वेश्चन पेपर के। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो ओवरऑल ये जो सैंपल पेपर है, इट इज क्लियरली शोइंग दैट कि अगर इस सैंपल पेपर को आप ध्यान में रखें तो एक पैटर्न तो हमें मिल रहा है कि ऑलमोस्ट डेटाबेस एंड क्वेरी के जितने भी पार्ट्स हैं, जो प्रीवियस पार्ट भी आपने 11th में लर्न किया है, उसको आपको मिस नहीं करना है। कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्वियसली एक केस स्टडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्लस इंटरनेट एंड वेब के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं मिस नहीं होने चाहिए आपसे। तो इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि ये जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है ये आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, एंड द पैटर्न जो इसका पेपर का है उसे भी अंडरस्टैंड करने में। पैटर्न की बेसिस पे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप मेरी वेबसाइट में भी जाके प्राप्त कर पाएंगे। और अभी भी कुछ पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन सब नोट्स का, आंसर शीट्स का, नोट्स का,
क्वेश्चन पेपर का, MCQs का सारा लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और मेरे YouTube पे वीडियो ट्यूटोरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you very much for watching this video, and bye bye and take care.